हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो हम लोग अब चालू कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 5। क्लास हमारा कौन सा है? 8 है। और यह जो है सो आपका एनसीईआरटी की बुक है। सीबीएसई बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड के बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके। इसके अलावा जो आपका जो बच्चों को फ़ायदा हो सकता है, जो यूनियन पब्लिक यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा यह कोर्स आपको मदद करेगा। ठीक है। तो हम लोग आप देखने जा रहे हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 है, जो आपको जुडिशियरी के बारे में बताता है। ओके। जो आपका न्यायालय के बारे में यहाँ पे बात होगी। ठीक है। चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए हम लोग अब इसकी शुरुआत करते हैं। तो हम लोग अब परिचय में देखेंगे आपका कि जुडिशरी क्या है। ठीक है। तो आपको पता है कि हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की जब हम बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं लेजिस्लेचर, दैट इज द लॉ मेकिंग बॉडी। दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव, यह लॉ को क्या करता है? अप्लाई करता है। और तीसरा है आपका लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, और तीसरा जुडिशरी है। न्यायालय। ठीक है। तो यहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जो है सो ये 3 बॉडी हैं। ठीक है। जो एक तरह से कहा जाए तो आपको पूरे भारत देश में हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में आती है, तीनों इक्वलिटी में आती हैं। तो आज हम लोग जो है सो इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब आपको पता है कि इंडिया ए डेमोक्रेटिक नेशन हो गया। इंडिया इज द डेमोक्रेटिक नेशन है। ठीक है। तो डेमोक्रेटिक नेशन होगा तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा। ओके। अब यहाँ पे मान लीजिए कि सम पीपुल जो है सो लॉ को क्या करते हैं? वायलेट करते हैं। सम पीपुल लॉ को तोड़ते हैं। तो फिर उसका जो है सो निपटारा कहाँ होगा? तो फिर आता है यहाँ पे कोर्ट, जुडिशरी।
तो यहाँ पे जुडिशरी जो है आपका फिर जो है सो रूल ऑफ लॉ को अप्लीकेशन कराता है या अप्लाई कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है, मान लीजिए कोई नहीं फॉलो करता है तो प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे अब यहाँ पे जो आपका डिस्प्यूट कहाँ हो सकता है, तो डिस्प्यूट जो है सो आपको सिटीजन वर्सेस सिटीजन का हो सकता है पहला, या कहिए कि सिटीजन वर्सेस गवर्नमेंट का हो सकता है, या फिर जो है सो आपका स्टेट वर्सेस स्टेट का हो सकता है, या स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट का डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिटीजन वर्सेस सिटीजन हो गया, सिटीजन और गवर्नमेंट का हो गया, और यहाँ पे स्टेट और स्टेट का हो गया, स्टेट और गवर्नमेंट का हो गया। तो ये जो है सो आपका इनके बीच में जो है सो आपका डिस्प्यूट होगा। इनके बीच मतभेद होगा और मैटर जाएगा कोर्ट में, ठीक है। और कोर्ट निर्णय करेगा कि हु इज़ द राइट एंड हु इज़ द रॉन्ग, ओके। अब यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो जो आपका जुडिशियल रिव्यू है, यह क्या चीज़ है। तो आपको हमने क्या बोला कि यह जो है सो आपका लोकसभा है, इधर जो है सो आपका राज्यसभा है, और इधर प्रेसिडेंट है। ये सब मिलकर के क्या बना रहे हैं, पार्लियामेंट बना रहे हैं। अब यह पार्लियामेंट जो लॉ बनाई है नो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो यह लॉ को लोग चैलेंज करेंगे कोर्ट में। और कोर्ट इसको जुडिशियल रिव्यू करेगी। और कहेगी कि यह राइट है या रॉन्ग है। अगर यह रॉन्ग होगा तो इसको वॉइड करार दे देगी, ख़त्म कर देगी। डैट इज कॉल्ड द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात है कि जो जुडिशियल रिव्यू होगा वो किस बेसिस पे होगा, तो यह जो होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेसिक व्यू है उसी के आधार पर जुडिशियल रिव्यू होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे या कहिए कि एक तरह से फंडामेंटल राइट के आधार पे यह जो जुडिशियल रिव्यू होगा वह किस आधार पे होगा, फंडामेंटल राइट के आधार पे होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि आपने तो बोल दिया सर कि ठीक है, कोर्ट जो होगा वो हमारे लॉ को इंटरप्रेट करेगा या देखेगा कि क्या सही और क्या गलत है। तो जो आपका ये कोर्ट है इसको देखने के लिए पहले तो ये इसको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। जब यह इंडिपेंडेंट होगा तभी ना देख पाएगा, या कहिए कि स्वतंत्र रहेगा, कोई उसके ऊपर दबाव नहीं हो या कोई उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाले, तब वो क्लियर रूप से देख पाएगा। अगर प्रेशर होगा तो वो नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे आपका कि जुडिशरी जो है सो कैसे स्वतंत्र है उसके बारे में, ठीक है।
तो टॉपिक हमारा होगा इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ओके, टॉपिक इज द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब ये क्या चीज़ होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या चीज़ होती है? अब देखिए कोर्ट इज फ्री टू डिसाइड या कहिए कि ये डिसीजन कौन सा बेसिस होगा, ऑन बेसिस ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो ये जो डिसीजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ लॉ होगा। कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। तो कोर्ट के लिए इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो कोर्ट जो है सो इंडिपेंडेंट कैसे है, तो यहाँ पे जो जज हैं उनके अपॉइंटमेंट कैसा होता है, कॉलेजियम सिस्टम से होता है, मतलब जज ही अपॉइंट करते हैं जज को, ठीक है। और ये जो है सो कॉलेजियम सिस्टम है, यह जो है सो नो मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, दूसरा चीज़ अपॉइंटमेंट के बाद में जो है सो आपका जो पैसा लगता है जुडिशरी में वो इजी एक्सेसिबल है, तो इसलिए कोर्ट को दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में स्टेट डू नॉट इंटरफेयर इन वर्किंग ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कोर्ट का जो है आपका वर्किंग है उसको आप पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में कोर्ट जो है सो अपने स्टाफ को अपॉइंट करने के लिए वह फ्री होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका आप जो है सो एक बार जब जज बन गया कोई, तो उसके बाद में उसके सर्विस कंडीशन को आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका इतना सारा कंडीशन है कोर्ट के फ्रीडम ऑफ द वर्किंग के आधार पे कि कोर्ट जो है सो फ्री है अपने काम को करने के लिए। उसको आप दबाव नहीं डालिएगा कि वह कैसा काम करे और कैसा काम नहीं करे। इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट। तो जो भारत देश में कोर्ट का स्ट्रक्चर है, एक तरह से कहा जाए तो भारत देश में
इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लोअर कोर्ट है, यहाँ पे हाई कोर्ट है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वह हाई कोर्ट पे भी लागू होता है, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है सो लोअर कोर्ट पे भी लागू होता है, और हाई कोर्ट का डिसीजन जो है सो आपका लोअर कोर्ट पे लागू होता है। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास में पावर टू रिव्यू देयर ऑन डिसीजन, इनके पास पावर रहता है कि अपने डिसीजन को ये लोग फिर से सुन सकते हैं या देख सकते हैं। तो यह कैसा है, यह एक तरह से कहा जाए तो टॉप टू डाउन मॉडल है, और एक तरह से कहा जाए तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका है कि अभी हाई कोर्ट जो है जो टोटल 25 नंबर है, और लेटेस्ट जो है वह तेलंगाना का है, जो कि हैदराबाद में खुला है। ओके, और एक तरह से कहा जाए तो 1862 में हाई कोर्ट का निर्माण होता है। ठीक है, तो 1862 में हाई कोर्ट का कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। ठीक है, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। तो आपको हाई कोर्ट का निर्माण जो है सो सबसे पहले 1862 में होता है, और 3 हाई कोर्ट आते हैं, और उसके बाद में आपको जो है सो 1966 में यूनियन टेरेटरी दिल्ली को इनका हाई कोर्ट मिलता है। वर्तमान में 2 यूनियन टेरेटरी के पास में हाई कोर्ट है, एक तो जम्मू एंड कश्मीर के पास में, और दूसरा जो है सो दिल्ली के पास में। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आप लोग इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके, तो अभी जो है सो आपका टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो होता है 26 जनवरी 1950 को होता है। पहले यह वर्क करता था आपका पार्लियामेंट बिल्डिंग में। ओके, बाद में इसको मथुरा रोड दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ओके, तो ये जो है सो सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, और यह जो है सो पहले काम जो करता था वह काम करता था आपका फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में। 26 जनवरी 1950 से पहले, मतलब 1937 से लेकर के 1950 तक जो है सो ऐसे काम किया है। 1937 से लेकर के इस तक ऐसे काम किया है। और यहाँ पे आपको ये 1958 में इसकी अपनी बिल्डिंग हो गई, तो इसको मूव कर दिया गया कहाँ पे, तो ये जो है सो मथुरा रोड दिल्ली में आ गया। ठीक है, और उसके बाद में आप देखिएगा तो पंजाब और हरियाणा के लिए आपका कॉमन हाई कोर्ट है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा के लिए कॉमन हाई कोर्ट है। उसके बाद में जो आपका अगर हम बात करते हैं इधर से, ठीक है, तो यह जो है सो असम हो गया, और यह जो है सो अरुणाचल प्रदेश हो गया, यह जो है सो आपका नागालैंड हो गया। ठीक है, यह मणिपुर हो गया, यह मिजोरम हो गया, और यह त्रिपुरा हो गया, और यह मेघालय हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपका जो असम हाई कोर्ट है, असम हाई कोर्ट जो है सो असम, नागालैंड,
मिजोरम और साथ में अरुणाचल प्रदेश का है जो कि गुवाहाटी में है। तो ये जो है सो कॉमन हाई कोर्ट के बारे में हमने कुछ यहाँ पे आपको डेटा बता दिया कि कहाँ कहाँ पे क्या है, ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम हमने बता दिया है, और उसके बाद में इधर सब कोर्ट वगैरह जो है सो वो हमने आपको डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉ के बारे में समझ लेते हैं। तो जो यहाँ पे लॉ के बारे में कहा जाए तो लीगल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका क्रिमिनल लॉ हो गया और दूसरा सिविल हो गया। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखनी पड़ती है। यहाँ पे सिविल सूट जो है सो आपका सिविल कोर्ट में डालना पड़ता है, ओके। यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो आपका ट्रायल्स होता है, और यहाँ पे जो है सो एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे भी ट्रायल्स इसको नहीं कहा जाएगा, इसको बहस कहा जाएगा मैटर पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर गिल्टी होंगे तो आपको जेल कर दिया जाएगा, और यहाँ पे अगर आप गिल्टी पाए जाते हैं तो आपको ऊपर पेनाल्टी लगेगी, ओके। तो ये सिविल और क्रिमिनल लॉ का कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने आपको बता दिया, ठीक है। और एक तरह से कहा जाए तो आपने यहाँ पे क्राइम्स करेंगे जब, तो ये एप्लीकेबल होगा, और प्रॉपर्टी के मैटर होगा या इकोनॉमिक कोई मैटर होगा तो फिर आपके ऊपर ये लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एवरीवन जो है सो कोर्ट को एक्सेस कर पा रहे हैं क्या? क्या बोला है कि एवरीवन एक्सेस द कोर्ट। तो यहाँ पे भारत देश के अगर हम देखें तो आपका प्रिंसिपली अगर कहा जाए तो अगर रूल ऑफ लॉ के हिसाब से कहा जाए तो यह ज़रूरी है कि सबको जस्टिस मिले, तो सब कोर्ट तो जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको राइट टू एक्सेस जस्टिस, या एक तरह से कहा जाए तो राइट टू जस्टिस कह सकते हैं। लेकिन ये जो है सो एक्सपेंसिव है, काफ़ी खर्चीला है। उसके बाद में जो आपका इलिटरेट है या जो घर में रहने वाली वोमेन है, वो अनेबल है जस्टिस को लेने में। तो मतलब कि यहाँ पे एक चीज़ देखने को समझ में आ रहा है कि जो है सो आपको जस्टिस मिलना मुश्किल है। तो इसके लिए जो है सो आपका रूल ऑफ लॉ को अप्लाई करने के लिए, चूँकि कोर्ट की दायित्व बनता है या गवर्नमेंट की दायित्व बनता है कि भाई सबके लिए जस्टिस प्रोवाइड करे। तो 1980 में यहाँ पे PIL, that is the पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये कब आया? 1980 में। यहाँ पे था कि आप जो है बाय लेटर भी अपनी बात कोर्ट को बता सकते हैं, और कोर्ट अपनी आपकी बात को सुनेगा, ठीक है। या एक तरह से कहा जाए तो
बहुत सारे लोगों के लिए कोई तीसरा आदमी जो है सो एक्टिविस्ट भी है, वह PIL फाइल कर देगा और कोर्ट उनकी बात को सुनेगा। ठीक है, तो ये जो है सो आपको यहाँ इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। ठीक है। एक घटना है यहाँ पे 1985 की। 1985 में आपका ओल्गा तेली वर्सेस बॉम्बे। ठीक है, जिस केस था इसमें एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको राइट टू लाइफ में कोर्ट ने कहा कि आपको राइट टू लाइवलीहुड भी होना चाहिए है। लाइवलीहुड मतलब कि आप जो काम कर रहे हैं, तो जो काम की व्यवस्था है वह भी कौन करेगा, तो वह भी गवर्नमेंट या सरकार करे। ओके, तो यहाँ पे आपका यह चैप्टर जो है सो एंड हो गया। ठीक है, हमने इसको आशा है कि अच्छे से समझाया है और आपको समझ में भी आया है। ठीक है।